Bismillahirrahmanirrahim. Gluconeogenesis. The synthesis of glucose from non-carbohydrate compound is known as gluconeogenesis. Non-carbohydrate compound से ग्लूकोज की सिंथेसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं. The major substrate precursor for gluconeogenesis are lactate, pyruvate, glucogenic amino acid, propionate and glycerol. जो मेजर प्रिकर्सर ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज़ होते हैं लैक्टेट, पायरुवेट है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं, प्रोपियोनेट एंड ग्लाइसरोल है. अमीनो एसिड्स की दो टाइप्स हैं, कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक. तो ये हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड कितने हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस मोस्टली टेक प्लेस इन लीवर. ग्लूकोजेनेसिस मोस्टली टेक प्लेस कहाँ पर होती है? लीवर में. एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर्स मेनली इन साइटोसोल. ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है लीवर्स के सेल्स के साइटोसोल के अंदर होती है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर्स के अंदर होती है और साइटोसोल के अंदर होती है, और ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोसोल के अंदर होती है. और ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द रिवर्स ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब हम देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे को. जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये सारा पाथवे है ये साइटोसोल के अंदर होता है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें पायरुवेट एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. तो ये स्टेप जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्योंकि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज साइटोसोल के अंदर मौजूद नहीं होता और बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो पहले स्टेप को फर्स्ट स्टेप को देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट हुआ एक्सालो एसीटेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पायरुवेट को एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट करता है और इस एंजाइम्स को एटीपी, CO2 और बायोटीन की ज़रूरत होती है. तो इसके लिए एक फार्मूला है कि ABC, यानी A से ATP, B से बायोटीन और C से CO2. तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो पायरुवेट को एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट करता है. अब एक्सालो एसीटेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाता है तो ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आ सकता, तो इसको फर्स्ट ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, तो मेलेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स को NADH की ज़रूरत होती है कि एक्सालो एसीटेट को मेलेट में कन्वर्ट करे. तो इस स्टेप में NAD प्रोड्यूस होता है. जब मेलेट माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाता है तो ये साइटोसोल से आसानी से बाहर आ जाता है, तो फिर से ये एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स मेलेट डिहाइड्रोजिनेज. और इस स्टेप में क्या हुआ कि NADH बना, NADH प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर NAD प्रोड्यूस हुआ और NADH यूज हुआ. ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि मेलेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में प्रेजेंट है. अगर क्वेश्चन आ जाए या MCQs आ जाए कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में प्रेजेंट है, तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों जगहों पर मौजूद है, और इसमें पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ही बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है. अब फिर से ये एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, तो एक्सालो एसीटेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकिनेज. ठीक, कार्बोक्सी जो है वो CO2 के लिए यूज़ हुआ और किनेज जो है ATP के लिए यूज़ हुआ. तो ये CO2 हो गया और ये GTP यूज़ हुआ. ठीक है, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ये गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट है. तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकिनेज एक्सालो एसीटेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है. ठीक हो गया, और इस एंजाइम्स को GTP की ज़रूरत होती है, ATP की नहीं. तो ये भी MCQs के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. अब हम मेन पाथवे को देखते हैं जो इस्तेमाल हुआ है साइटोसोल में यूज पाथवे है. तो इसमें क्या होता है कि पहला स्टेप जो है पायरुवेट से एक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से. ठीक हो गया, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जहाँ पर भी होगा पायरुवेट इसके साथ नहीं हो, कुछ और हो, यानी कि इसका जो रिएक्टेंट हो कुछ और हो या सबस्ट्रेट कुछ और हो, तो इसको ABC की ज़रूरत होती है. ठीक हो गया, ABC. A क्या है? ATP है. ठीक, ATP. B क्या है? बायोटीन है. और C क्या है? CO2 है. तो इस एंजाइम्स को इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. MCQs में आता है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और एक्सेप्ट, और इस तरह क्वेश्चन बना होता है. फिर एक्सालो एसीटेट फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. तो इसमें क्या होता है कि फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकिनेज एंजाइम्स यूज़ होता है. ये तो एंजाइम्स भी इंपॉर्टेंट है. दूसरा यहाँ पर GTP यूज़ हुआ है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक हो गया। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और किनेस के लिए एटीपी या जीटीपी यूज़ हुआ है और कार्बोक्सी के लिए CO2 यूज़ हुआ है। फिर फास्फोइनोल परवेट सिंपल स्टेप है कि इनोलेज जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हुआ है 2 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। 2 फास्फोग्लाइसरेट का मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब क्या हुआ कि 3 फास्फोग्लाइसरेट और यहाँ पर म्यूटेज क्यों लगा, क्योंकि 2 कार्बन जो कार्बन नंबर 2 के साथ फॉस्फेट अटैच था वो कार्बन नंबर 3 के साथ आ गया। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन नंबर 2 के साथ आ गया और यहाँ पर क्या हुआ वही कंपाउंड है लेकिन कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट आ गया। सिर्फ फॉस्फेट चेंज हुई, फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हुई, तो इस वजह से इसको म्यूटेज एंजाइम्स वो करेगा। अगर इसमें आइसोमर्स होते तो फिर आइसोमेरेज होता। फिर क्या है कि 3 फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। अब क्या हुआ कि इस कंपाउंड में क्या हुआ कि 1 के साथ भी और 3 के साथ भी फॉस्फेट अटैच हुआ तो किनेज यहाँ पर एंजाइम्स आएगा और यहाँ पर एक एटीपी यूज होगा। फिर क्या हुआ है कि 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ। जब ग्लिसरॉल 3 में कन्वर्ट हुआ तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स यूज हुआ। तो डिहाइड्रोजिनेज जहाँ पर भी होता है वो NADH जो है उसको यूज़ करता है, NADH को, ठीक हो गया। अगर ये उलट होता तो NADH प्रोड्यूस होता, यहाँ पर NADH यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास ये स्टेप थे। ये जो परवेट है ये 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर जो ये है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक हो गया। और हमने प्रोड्यूस क्या करना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, तो इस 3 कार्बन कंपाउंड को और 3 कार्बन कंपाउंड की ज़रूरत होती है। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो फिर से एक और साइकिल परवेट का होगा तो फिर से डिहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट प्रोड्यूस होगा उस साइकिल से। तो इसका मतलब है कि 2 परवेट यूज हुए। फिर आगे देखते हैं कि अल्डोलेज एंजाइम्स की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनाते हैं अल्डोलेज एंजाइम्स ए की वजह से, ठीक हो गया। फिर क्या होता है कि यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, ठीक हो गया। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फाटेज है, ठीक है। ये फास्फाटेज एंजाइम्स है। तो यहाँ पर फास्फाटेज जहाँ पर भी होता है वहाँ पर इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज होता है। जहाँ पर भी फास्फेटेज एंजाइम्स का नाम आएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर फास्फाटेज है तो यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप फास्फेट निकल गया। यहाँ पर ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 और 6 पे भी फॉस्फेट अटैच था और यहाँ पर भी। तो ये फॉस्फेट यहाँ पर निकल गया। इसमें क्या हो गया, यहाँ पर ये 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये जो फॉस्फेट है ये निकल गया और यहाँ पर फॉस्फेट अटैच है। तो ये इस वजह से। दूसरा, इस एंजाइम्स का नाम जो है ये जो एंजाइम्स है ये रेगुलेटरी एंजाइम्स है। ये रेगुलेटरी एंजाइम्स है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, यानी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। फिर क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं तो इसलिए आइसोमेरेज एंजाइम्स। और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से एक फास्फेट निकालना है जो 6 पे अटैच है, तो ये निकाला तो इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट प्रोड्यूस हुआ। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन से जो स्टेप्स हैं बहुत एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप जिसमें परवेट एक्सालोएसीटेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स परवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक हो गया। और कार्बोक्सिलेज परवेट कार्बोक्सिलेज को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एटीपी, बायोटीन और CO2। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये स्टेप जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक। अब दूसरा जो स्टेप है हमारे पास एक्सालोएसीटेट कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल परवेट कार्बोक्सिकिनेज एंजाइम्स यूज़ होता है, ठीक। और ये जो है इस एंजाइम्स को फंक्शन के लिए, वर्क के लिए जीटीपी की ज़रूरत होती है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर लास्ट में जो हमारे पास स्टेप है कि यहाँ पर ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज जो ये है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का रेगुलेटरी स्टेप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक। ये 3 स्टेप जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में कितने परवेट यूज हुए एक ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन सी चीज़ें यूज हुई हैं और का प्रोड्यूस हुआ है। तो 2 परवेट से एक ग्लूकोज बनेगा। कैसे, एक परवेट 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज
6 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 पर वेट मिलकर 2 मिलेंगे तो 6 प्रोड्यूस होंगे। तो 6, इसका मतलब है जो हमारे पास परवेट का ये जो साइकिल है ये एक बार रिपीट होगा और इसके साथ फिर डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन ने भी तो मिलना है। यहाँ पर ये तो 6 कार्बन है फ्रक्टोज, तो फिर ये साइकिल एक बार फिर से रिपीट होता है और फिर डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है या ग्लाइसरॉल्डिहाइड। दूसरी बात, यहाँ पर एक एटीपी ये यूज़ हुआ है और दूसरा एटीपी ये यूज़ हुआ है। ये साइकिल जब परवेट 2 बार होगा तो 4 एटीपी यूज़ हुए, 4 एटीपी, ठीक, 4 एटीपी यूज़ हुए। और जब ये एक जीटीपी यूज़ हुआ है तो ये साइकिल जब 2 बार रिपीट होगा तो 2 जीटीपी होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं। और ये NADH एक है, तो जब दूसरी बार होगा तो 2 NADH हो जाएंगे। तो प्रोड्यूस क्या होगा, एक ग्लूकोज प्रोड्यूस होने के लिए 2 पायरुवेट, 4 ATP, 2 GTP और 2 NADH यूज़ हुए, जिससे 4 ADP, 4 GDP, 2 NADH, NAD और 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो। ठीक, ये क्या है, एक ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एक ये जगह जो है एक बार होती है तो 2 ये हो गए, 2 ये हैं। जब ये साइकिल 2 बार होगा तो 4 PI, 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 5 और 6, तो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस हुए। तो क्या हुआ कि यूज़ या यूटिलाइज क्या हुआ, 2 पायरुवेट, 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH प्रोड्यूस किया हुआ, एक ग्लूकोज, 4 NADP, 4 GTP, 2 NAD और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बस ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस हुए हैं, एक ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, ये 2 चीज़ें, और एक ग्लूकोज के लिए ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक हो गया। तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या क्या चीज़ें एक ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हुई। अब हम देखते हैं ब्रेन्स। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ब्रेन है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है, रेड ब्लड सेल्स हैं, टेस्टिस हैं, किडनी, मीड्यूला है, आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये सारी चीज़ें जो है ग्लूकोज पर डिपेंड करते हैं कि वो एनर्जी इससे कंटिन्यूअसली हासिल करें। ह्यूमन ब्रेन जो है रिक्वायर्स अबाउट 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे आउट ऑफ अबाउट 160 ग्राम नीडेड बाई द इंटायर बॉडी। ठीक, तो ह्यूमन ब्रेन को कितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डे, और टोटल बॉडी को 160, जिसमें से 120 जो है ह्यूमन ब्रेन को रिक्वायर होती है। ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स दैट सप्लाई एनर्जी टू द स्केलेटल मसल अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। तो अंडर एनएरोबिक कंडीशंस में ग्लूकोज ही है जो स्केलेटल मसल्स को एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस।